वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट के दोनों पार्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और डिटेल सॉल्यूशन मैंने इसका दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा उस वीडियो को आप देख लें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करना है वेरी केयरफुली। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations इंटरसेक्टिंग रिकॉल करें। मैं डिटेल से आप लोगों को बताया था। इंटरसेक्टिंग मींस यूनिक सॉल्यूशन और पैरेलल और कोइंसिडेंट। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक बार हम लोग तीनों कंडीशन को रिकॉल कर लेते हैं। ये तीनों केस मैंने नोट डाउन कर दिया है, अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिकॉल कर लें। और इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, देखिए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना वो उसके वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता था तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो कुछ आपको वे ऑफ राइटिंग कुछ आपका थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व कर देता हूं और जिस वेटेज पे आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो अगर उसको जो है ओरली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन 1 क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, वी हैव। ये मैंने दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर लिया। अब हम a1 क्या हो जाएगा, a1 की जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी 5 और b1 की वैल्यू क्या होगी -4 एंड c1 की वैल्यू क्या होगी 8। और बेटर वे तो ये था कि इसके नीचे मुझे इक्वेशन लिखना चाहिए था a1x b1y plus c1 on comparing both the equation, then a1 is equal to 5, b1 is equal to -4 and c1 is equal to 8। क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल क्या था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या 1 मार्कर पूछा जाता है। बहुत ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो भी आपका जो क्वेश्चन छूट सकता है, इस वजह से मैंने ब्रीफली नोट डाउन कर दिया है। इसी तरह से a2 क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड b2 की जो वैल्यू होगी 6 एंड c2 की जो वैल्यू होगी वो -9। नाउ वी विल कंपेयर a1 अपॉन a2। क्या कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 5/7। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्ट हम 5/7 लिख सकते थे। देन b1 अपॉन b2, b1 क्या है, b1 होता है क्या, ये ध्यान से रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट विद साइन, तो क्या हो जाएगा -4 और b2 क्या हो जाएगा y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का ये 6 हो जाएगा। यानी कि इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -2 क्या आ जाएगा, 3 2 से हमने कट कर दिया, 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया -2/3। याद रखिएगा अगर a1 अपॉन b2 की कुछ भी वैल्यू हो और b1 अपॉन b2 की कोई भी वैल्यू हो, अगर वो दोनों डिफरेंट साइन है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे नहीं, तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कौन सा केस होगा, केस नंबर 1, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा ये, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि हमें यूनिक वर्ड यहाँ पे नहीं दिए गए क्वेश्चन में, तब क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मिलेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों लाइनों को। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे विल इंटरसेक्ट, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आप सेकंड भी कर सकते हैं, ओरली करने, तो ये हो जाएगा 9/18 यानी कि 1/2, 3/6 अगर आप करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 12/24 1/2। ऑल वैल्यूज बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन आता है, कोइंसिडेंट लाइन। और थर्ड वाला भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप करके देख लें। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, a1 की वैल्यू क्या, x का कोएफिशिएंट a1, और यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2, तो क्या हो जाएगा 3। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -3 -1। देखिए y का कोएफिशिएंट लेंगे, जनरली बच्चे जब इस तरह से लिखा हुआ रहता है तब b2 को क्या ले लेते हैं, या तो कुछ बच्चे तो y ले लेते हैं, पर y तो मत लीजिएगा। यहाँ पे +1 भी लेना गलत हो जाएगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा विद साइन -1, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी वैल्यू। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाता है तब हम चेक करते हैं c1 अपॉन c2, अदरवाइज c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 10/9 यानी कि ये 3 के बराबर नहीं होगा। कौन सी कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, यहाँ पे c2 लिखना है, c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या होता है, पैरेलल लाइन। तो थर्ड वाले के लिए क्या होगी, पैरेलल लाइन। देखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपको आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Same question on comparing a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. Find out whether the following linear equation are consistent or inconsistent. इन दोनों केसेस को बोलते हैं consistent, इसे बोलते हैं inconsistent. Consistent मतलब having solution, whether the unique solution or infinitely many solution, और inconsistent का मतलब क्या होता है, no solution. Same question है, तो इसमें मैं सभी पार्ट को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं एक फ्रैक्शन वाला पार्ट लेता हूँ, थर्ड
और एक मैं करता हूँ फिफ्थ। आई थिंक आप ये कर लेंगे, आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि डेफिनेटली अब आप लोगों को मैथ्स आ रही होगी, आसानी के साथ आप कर लेंगे, ज्यादा टफ नहीं होता। तो फिर से वही सॉल्विंग वे वही होगा। वी हैव, आप लिखें पूरा इक्वेशन लिखें, वी हैव, ये मैंने इक्वेशन नोट डाउन कर लिया है। और देखिए फिर से y का, यहाँ पे y के और x के बीच में प्लस साइन है, यहाँ x और y के बीच में क्या है, माइनस साइन है। अगर डिफरेंट साइन हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप ये मान लीजिएगा ये यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस क्या होगा, ये कंसिस्टेंट यानी कि हैविंग द सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 एंड b1 क्या होता है, इस इक्वेशन के y का कोफिशिएंट यानी कि 5/3, c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है, 7 को क्या किया मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, तो यहाँ भी आप 14 को ट्रांसपोज करेंगे, ना भी ट्रांसपोज करेंगे। अगर 7 मान ली कांस्टेंट इक्वल के उस साइड है तो यहाँ भी इक्वल के उस साइड ही रखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, और b2 क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट विद साइन -10 रखेंगे, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -14। नाउ वी विल कंपेयर क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, ये 3/2 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते, जहां फ्रैक्शन दिखता है वहां पे गलती करना लाजमी है। अब देखिए मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसे नोट डाउन कर लें आप, ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर a/b हो, नीचे c हो, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिखते, इसे c को c/1 भी मान लेते, नीचे वाला फ्रैक्शन जब भी ऊपर जाएगा तो गेट रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/c। क्या हो जाएगा, 1/c। आपको पता है डिवाइड इनटू में जब चेंज होगा तो क्या होगा, 1/c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a बाई क्या गया, bc। कुछ टीचर आपको आसानी के लिए, आसानी नहीं कॉन्सेप्ट पे आप जाया करें, ये क्या होता है bc से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/2 और 9/1 है तो इसे क्या हो जाएगा, 1/9। या मान लीजिए ये स्टेप नहीं करना चाहते, आपके पास आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्ड हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, 3 और ये 2 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि क्या आ गई 1/6 वैल्यू। इसको आप समझ लें अच्छी तरह से। और एक केस इसमें और बनता है कि मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन दिया हो, a/b है, नीचे क्या है, c/d, तब हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा, गेट रेसिप्रोकल, c/d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/c, यानी कि ये क्या है, ad अपॉन bc। कुछ टीचर इसी चीज को जो है ओरली बता देते हैं, बच्चों को मजा आ जाता है क्योंकि दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, तो इस चीज को आप अवॉइड करें, मेहनत थोड़ा सा करें। a को d से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ad, और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है bc, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करें। चलिए अब हम b1 अपॉन b2 भी निकालते हैं, ये आप नोट डाउन कर ले, मैं इसे मिटा देता हूं और थोड़ा सा मैं श्रिंक कर रहा हूं ये। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है b1 अपॉन b2, ये हमारा मान लीजिए सेकंड पेज है, ये लिख। तो अब हमें b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 की वैल्यू क्या है, 5/3, क्या है, 5/3, नीचे क्या है, -10, तो फिर से 5/3 और ये -10 नीचे आ जाएगा, 5 2 जा, अब ये क्या हो जाएगा, -1/6। अब देखिए ये 1/6 है, ये -1/6 है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि दोनों वैल्यू को बराबर कर देते हैं, बराबर नहीं होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर कैसे हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, हैविंग सॉल्यूशन। तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। आप ये भी आप ट्राई कर लीजिए, अगर इसको आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप पूरा इक्वेशन लिखें और मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसे भी आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं बच्चों को क्या दिक्कत आती है, फ्रैक्शन मिलते ही घबरा जाते हैं। घबराए मत कीजिए मैथ से। a1 की वैल्यू क्या होगी, 4/3, b1 y का कोफिशिएंट, c1 को मैं इधर ही से मैं 8 मान लेता हूं, पॉजिटिव 8 ले लेता हूं, और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नाउ वी विल कंपेयर अगेन a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 2, अभी जस्ट मैंने बताया थे 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 3 जा, क्या आ गई वैल्यू 2/3। अब हमें b1 अपॉन b2 कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, b1 अपॉन b2, और अगर दोनों की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू आ जाए तो फिर c1 अपॉन c2 कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। b1 क्या है हमारा 2 है, c1 b2 क्या है 3 है,
तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। नाउ वी नीड टू कंपेयर C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/12 और इसे 4 से करेंगे 4 2 जा 4 3 जा, ये सारी वैल्यूज बराबर आएगी। हमें क्या लिखना चाहिए देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तब जब तीनों वैल्यू बराबर होती है तो क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो दोनों केसेस को हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन इसमें के की वैल्यू निकालने के लिए आता है वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब बोर्ड के पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कशन इंशाल्लाह जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये भी बहुत इजी आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें ये चीजें ऐड कर दी गई है। अगर कंसिस्टेंट होगा तब हमें क्या करना है उसका सॉल्यूशन ग्राफ से ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियस कोई क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑल वैल्यूज बराबर हो जाएगी। तो यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा और मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत है। आप इसको पहले कंपेयर करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर होगा तभी आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, और ड्रॉ करने के बाद देखेंगे जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइक जैसे हम इसकी बात करते हैं थर्ड वाली यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। और अगर पहला वाला केस है जैसे मान लीजिए कि आपने ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन उसके ऊपर क्या होगी ओवरलैप करेगी। तो होपफुली आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। इन केस अगर आप नहीं कर पाते तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा तो मैं इसका सोल्यूशन जरूर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ये शेप आपको ध्यान होगी, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। डेफिनेटली ज्यादातर बच्चों को रेक्टेंगल के बारे में पता ही होता है। एक साइड जो होती है हमारी इसे बोलते हैं लेंथ, दूसरी साइड को क्या बोलते हैं ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है L इंटू बी, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमेट्रम, पेरी मतलब बाउंड्री, मेट्रम मतलब मेजरमेंट, बाउंड्री का मेजरमेंट। एक बार L एक बार B फिर अगेन L फिर अगेन B, यानी कि 2 बार L मेजर करेंगे 2 बार B मेजर करेंगे तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा ट्वाइस L प्लस B। 2 हमने कॉमन ले लिया। और डायगोनल भी देख लेते हैं। डायगोनल क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी डायगोनल के ऊपर भी क्वेश्चन दिया गया है, तो एक बार हम डायगोनल भी समझ लेते हैं। विद इन रूट साइन या d स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और या अंडर रूट के अंदर रख देंगे L स्क्वायर और B स्क्वायर। ये होता है रेक्टेंगल का। ब्रीफली हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट साइड्स बराबर होती है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल इसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे कॉमा है, ध्यान से देखिएगा। whose length, एक कंडीशन के इनसाइड एक कंडीशन और दी गई है, whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। विड्थ हमारी क्या है, ये विड्थ है। विड्थ अगर मान लीजिए 10 है तो लेंथ क्या हो जाएगी, उसमें 4 और जोड़ देंगे 14 हो जाएगी, राइट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ऑब्वियस आपको पता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें लिखना मैंडेटरी होता है। आप एक बार नोट डाउन कर दें, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लेट द लेंथ बी x ब्रेथ बी y। लिखे ब्रेथ बी y। तो अब देखिए जब कंडीशन होती है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखने की आदत होनी चाहिए। कुछ बच्चे सिर्फ ATQ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। बहुत कम टाइम है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई, इस कंडीशन के इनसाइड एक कंडीशन और है, whose length is 4 मीटर more than its width। ठीक है, तो हमने लेंथ को क्या माना है, लेंथ हमारी क्या है, यहाँ पे लिख लें x, ब्रेथ क्या हमारी y है। लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस यानी कि x माइनस y किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है। जैसे मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर ये 10 है तो क्या है 14 है, तो 14 माइनस 10 4 के बराबर होगा कि नहीं। लेंथ माइनस ब्रेथ का डिफरेंस क्या आएगा, 4 के बराबर होगा। तो ये हो गई हमारी हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर अगेन हम लिख लेते हैं,
हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब ये यहां पे क्या हो गई, कंडीशन कंप्लीट हो गई यहां तक, कॉमा तक, इज 36 मीटर, यानी कि उसकी हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो कितना, 36 मीटर, यानी कि पैरामीटर जो है, पैरामीटर के अगर हाफ करेंगे वो किसके बराबर होगा, 36 मीटर के बराबर होगा। यूनिट का खास ख्याल रखिएगा, फाइनल आंसर लिखना है तो विद यूनिट के साथ लिखना है। अब पैरामीटर क्या होती है रेक्टेंगुलर गार्डन की ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि x प्लस वाई। इसका यहाँ पर हाफ कर रहे हैं तो किसके बराबर है, 36 मीटर। अब बार बार मैं मीटर नहीं लिखूंगा, फाइनल आंसर जब हमें लिखना होगा तब हम मीटर लिख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 36। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब ऑब्वियस ये अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो हमें ग्राफ इक्वेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसका सॉल्यूशन हम ग्राफ से फाइंड करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड्स में या फाइनल एग्जाम में, तब आप इसको जिस भी वे से चाहे, अगर वे मेंशन नहीं है तो किसी भी वे से आप कर ले, वहां पे ये दिमाग मत लगाइए कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन, किसी भी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे एक स्पेस चाहिए होगा, तो मैं कुछ चीजें रफ कर देता हूं, अब एक बार नोट कर ले। ये मैंने स्पेस बना लिया है और रफली मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ग्राफ पेपर दिया जाता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल से मैंने बताया था। अब हमें क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम वन क्या है, हम हमेशा किसके लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए। तो y को हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव है तो y इस साइड चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। दैट मींस मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर क्या, ध्यान से देखिएगा, x इधर आया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ मैं एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लुक लाइक दिस। ये हो गया, 2 वैल्यू मैं लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, 3 वैल्यूज हम लेते हैं। अब यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू, हम 0 ले लेते हैं, 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्पेस पे अगर हम 0 रखते हैं और -4, 0 -4 क्या आ जाएगा, -4, ऊपर x नीचे y, और x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। एक वैल्यू और ले लें, यहाँ पे आप लिखें इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 4 -4 क्या हो जाएगा, 0। अब इसके पॉइंट चाहे तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू जब 0 है, x 0 है तो y की वैल्यू क्या, 4, नीचे 1 2 3 4, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हमें एक सर्कल बना देना चाहिए। ध्यान से देखिए, x4 तो y की वैल्यू क्या है, माइनस नेगेटिव होगी तो बिलो द ओरिजिन, और दूसरा x4 है 1 2 3 4 तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये हो गया दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्केल रखना है, दोनों पॉइंट स्केल में आने चाहिए, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन लंबी सी ड्रॉ कर देंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके ऊपर जिस इक्वेशन के लिए ये लाइन आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर इमीडिएटली आपको लिख देना चाहिए, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, दूसरा इक्वेशन लेंगे फ्रॉम 2, इसी तरह से आप फ्रॉम 2 ले, तो y के लिए ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस x, अगेन एक बॉक्स ड्रॉ करना है, सेम ऊपर x नीचे y। इफ अब देखिए यहाँ पे अगर 0 ले लेंगे तो 36 से तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा मैं बीच की वैल्यू लेता हूँ, इफ x इज इक्वल टू मैं 16 ले लेता हूँ, इफ x इज इक्वल टू 16 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16, 6 से 6 जाएगा 0, क्या हो जाएगा 20। तो जब x की वैल्यू हमने 16 लिया तो ये वैल्यू क्या होगी 20। एक वैल्यू आप और ले ले, 18 ले ले, 18 लेंगे ऑब्वियस, इसी तरह से आप नीचे नोट डाउन करेंगे तो कितना होगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज हमने ले ली। अब x इज इक्वल टू 16 कहां पे होगा, यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पॉइंट मिला हमें 16। तो y की वैल्यू क्या है, 20 है। अब देखिए y को मुझे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मान ले तो मैं यहाँ पे है, ये यहाँ से, तो ये पॉइंट हमारा ये यहाँ पे आएगा। देखिए ये यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे ग्राफ पेपर में, आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब x इज इक्वल टू 18 है, 18 यानी कि 16 17 18, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 18 हो जाएगी, यानी कि ये थोड़ा सा ये यहाँ पर लुक लाइक दिस। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, स्केल रखना है, फर्दर सेम प्रोसेस करना है, और एक लाइन इस तरह से हमें क्या करनी है, ड्रॉ कर लेनी है, लुक लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए ये लाइन को मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा,
तो ये हमने यहाँ पे और एक्सटेंड कर दिया, स्टेट बिल्कुल ये, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड करने का सिंपल सा वे होता है, यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो वैल्यू जो होगी वो हम रीड करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, जो x की वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे, फिर यहां से इस पे हम y की वैल्यू रीड करेंगे, फिर उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपने पूरा इक्वेशन अगर आपने पढ़ करके रखा हुआ है तो आप इसे यहाँ पे मैं ओरली सॉल्व कर देता हूँ। मैं आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जिससे एलिमिनेशन से कर ली, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यानी कि ये जो कट करेगा किस पे कट करेगा, ये वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी 20, और y की वैल्यू अगर यहाँ पे x के स्पेस पे अगर आप 20 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो 20 और 16 पे क्या करेगा, ये कट कर देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है 20 आ गया, y क्या है 16 आ गया। तो हमने क्या माना था, लेट द लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी होगी 20, x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है 16। अब कंडीशन भी चेक कर लें, कंडीशन चेक करें, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 के बराबर है कि नहीं। लेंथ हमारी 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, क्या मीटर इज मोर देन होगा, 4 मीटर मोर देन है। जब फाइनल आंसर लिखेंगे लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। और आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर आप निकालें इसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर निकालेंगे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36, 36 का आप हाफ कर दीजिए तो क्या आ गया, 36 आया कि नहीं आया, पेरीमीटर आई 36 इंटू 2 इंटू 36, इसका हाफ कर दे तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 36 मीटर के बराबर होगा। तो फाइनली आंसर में क्या लिखना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ, देयरफॉर लेंथ विल बी 20 मीटर एंड ब्रेथ विल बी 16 मीटर। इस तरह से अगर आप करके आएंगे तो आपके मार्क्स कभी डिडक्ट नहीं होंगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर टाइम ऐसे बहुत लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, अगर आपके पास वहां पे प्रॉपर ग्राफ पेपर है, वे ऑफ सॉल्विंग है, बहुत स्लोली मत करें। मैंने यहाँ पे समझाने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in the two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, जो geometrical representation होगा intersecting line, intersecting line में क्या है, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमें we have करके आप पहले इक्वेशन लिख दें। we have क्या है हमारे पास 2x 3y minus 8 is equal to 0। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें क्या लिखेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन आप लिखें, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन हमें क्या करना है ना, अगर आप वहां पे कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो रहा है, टाइम बहुत कम है, कुछ मत सोचें, सिर्फ बीच का साइन चेंज कर दे, कुछ भी इक्वेशन 2x माइनस 3y लिख दे तो भी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने बताया था कि a1 upon a2 को डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 करना है। अब बीच के साइन अगर डिफरेंट होंगे तो कभी बराबर होंगे ही नहीं। तो अगर आपके पास टाइम कम है 2x माइनस 3y लिख दे, या आप ऐसे लिख दें x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 8 भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस बीच का साइन आप डिफरेंट कर दें। तो फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें क्या होगा, x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब a1 upon a2 क्या हो जाएगा 2, b1 upon b2 क्या हो जाएगा माइनस 3, दोनों वैल्यू कभी बराबर होगे नहीं तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, इसका सॉल्यूशन बुक में जब देखते हैं तो कभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दूसरे टीचर, अगर आप दूसरे टीचर से पूछेंगे तो वो कुछ और बता सकता है, वो कह देगा 5x माइनस 9y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप लिख लें, ठीक है, जिसमें सिर्फ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, यानी कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं, नो सॉल्यूशन, यानी कि a1 upon a2 बराबर है किसके, b1 upon b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 के है। तो इसी इक्वेशन में मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x 6y, ठीक है। अब यहाँ पे a1 upon a2 b1 upon b2 जब निकालेंगे तो वो दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, और हमें क्या चाहिए, पैरेलल लाइन में c1 upon c2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब c1 upon c2 की वैल्यू b1 upon b2 a1 upon a2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसको कोई डिफर कर दे,
यहाँ पे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप 9 कर दें इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करें, 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से हम कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4 यानी कि 1/2। और अगर हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको दिया गया था, ये हमने कंसीडर किया 6, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1/2। a1 अपॉन a2 बराबर हो गया किसके, b1 अपॉन b2 के। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमें चेक करना है c1 अपॉन c2 के। c1 अपॉन -8 अपॉन -9 यानी कि क्या आ गया 8 अपॉन 9। क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब बराबर नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, पैरेलल लाइन होगी। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, सेम पाथ से जा रही है, कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी बराबर होती है। तो अब हम थर्ड पार्ट जो सॉल्व करेंगे, हमें लिखना चाहिए थर्ड पार्ट में फॉर कोइंसिडेंट लाइन। अब इसी क्वेश्चन में 2 से 3 से 4 से 1 से किसी एक से आप मल्टीप्लाई कर दे। हम चलिए 2 से करते हैं, 4x 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर करें, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4 क्या हो जाएगा, मैं तेजी के साथ कर रहा हूं, 1/2। b1 अपॉन b2 3/6 यानी कि 1/2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 अपॉन -16, ये वैल्यू भी क्या होगी 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लिख सकते थे। इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका आंसर आप किसी से मैच करें, लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है। तो चलिए क्वेश्चन और है वो भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे आपको सिंप्लीफाई भी करना चाहिए अच्छी तरह से। क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and this determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and the shade the triangular region। फर्स्ट क्वेश्चन आप रिकॉल कीजिए, अगर वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप दोबारा से देखिए। ग्राफ के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था, टाइप मैंने बता दिया था कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी वजह से ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ आई थिंक आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो वे ऑफ सॉल्विंग वही सेम है, वी हैव करके आपको लिखना है। वी हैव क्या, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1। मैं थोड़ा तेजी के साथ करूंगा, ऑलरेडी मैं ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। y के लिए सॉल्व करते हैं, y को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। वी नीड टू ड्रा बॉक्स, एक बॉक्स लेंगे, मिनिमम वी विल टेक टू वैल्यूज 1 x एंड y। अब इफ x इज इक्वल टू, चलिए x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं। इफ x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 1 पे छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, x 3 ले लेते हैं। x इफ x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3, या x के स्पेस पे 3 रखें, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और एक वैल्यू तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। इफ x इज इक्वल टू -1 ले लें, -1 तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने निकाल लिया, एक बॉक्स बना लिया। दूसरा क्या है, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, और फ्रॉम 2 क्या है हमारे पास, y के लिए सॉल्व करना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ y के लिए 2y, और 12 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x को इधर ले जाएंगे। ध्यान से देखिए, 12 नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, 3x पॉजिटिव इधर आएगा क्या होगा नेगेटिव, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेना है फटाफट जल्दी से, और ये x होगा, ये y होगा। फिर से इफ x इज इक्वल टू 0 रख लें, x के स्पेस पे जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 12 2 से डिवाइड होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो रख करके देख लें, ये हो जाएगा 12, 3 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा बाई 2, तो 12 माइनस 0 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो यानी कि 0 पे क्या आ गया 6। एक वैल्यू 4 रख लेते हैं, 4 3 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, x के स्पेस से 4 रखेंगे, 4 3 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा 0। तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली, दो वैल्यूज यहाँ पे ले ली। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो मैंने स्पेस भी बना लिया, ग्राफ पेपर भी रफली ड्रॉ कर लिया है, और इस पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। x इज इक्वल टू 3, देखिए x एक्सिस पे क्या चल रहा है 1 2 3, तो y की वैल्यू क्या 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हमने देखिए इसको एक सर्कल बना दिया कि अच्छी आदत होती है।
3 and 4, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू 0 यानी कि -1 y 0, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर स्केल रखना है, नहीं हो पा रहा है ये, यानी कि लाइन हमारी दोनों के ऊपर से जानी चाहिए। तो चलिए ऑलमोस्ट मान लेते हैं सेम है, इसे है नहीं ये, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो हमें ड्रॉ करना है, उससे पहले इसका हम जो जिस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उससे मैंडेटरी ऊपर लिख देना चाहिए। आप एनसीईआरटी की बुक पे आप देखेंगे इस तरह से लिख दिया जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। सेकंड इक्वेशन क्या है, x 0 तो y की वैल्यू 6, x 0 तो y की वैल्यू 6, 6 का पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 6 है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट मिल गया हमारा। दूसरा x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, स्केल फिर से रखना है। स्केल रखने के बाद इस तरह से करना है कि दोनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के ऊपर आ जाने चाहिए, लुक लाइक दिस, ऐसे। देखिए फिर से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या चीजें फाइंड करनी है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। कौन से वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल फॉर्म होगा। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल तो एक ये फॉर्म हो रहा है दोनों लाइन और एक्स वाई एक्सिस के बीच में, और दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, दो जगह ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। फॉर्म बाय दीज लाइन, यानी कि ये लाइन, कौन कौन सी लाइन, देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए था, क्या था, ये है हमारा 3x 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों का जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो, और एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, मैं इसे देखिए ये करता, ये और ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये भी फॉर्म होगा। वाई एक्सिस कहता तब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते, लेकिन हमें किसका, दीज टू लाइन और एक्स एक्सिस। वर्टिसेस भी लिखना है, वर्टिसेस जब हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहां का जो पॉइंट है ये क्या है 4, 0, ये पॉइंट क्या है -1, 0। अब ये पॉइंट जो निकालना है ग्राफ से हम रीड करेंगे, ठीक है। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे सपोज कल ये 2 पे हो रहा है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, y यहाँ पे 3 आ रहा है तो 2, 3, ये वर्टिसेस क्या हो जाएगा 2, 3। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन, यहां से वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो जहां पे कट करेगा वो वैल्यू x की हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी y की। तो ये 2 और 3 दूसरा वर्टेक्स हो गया। दिस वन इज अ नॉट, मतलब कंफर्म नहीं कि 2, 3 होगा, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देख लीजिएगा। ये वर्टेक्स फाइंड कर लिया। दूसरी चीज क्या है, शेड करने के लिए कहते हैं ट्रायंगुलर रीजन। ये पूरा रीजन जो बन रहा है इसे शेड करने के लिए जितने टाइप का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सभी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे एक्सेप्ट एक कि मान लीजिए कि इसका एरिया भी फाइंड करने के लिए आपसे क्या देता, तब एरिया आप कैसे निकालते, एरिया हाफ बेस हमारा यहां से 4, 1 2 3 4, और ये -1 है, किसी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो +1 यानी कि बेस क्या हो गया 5 हो जाएगा, 4 यहाँ और यहाँ 5, और मान लीजिए हाइट कितनी 3 है तो ये हो जाएगा 3, तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, याद रखिएगा यूनिट के मार्क्स होते हैं, पूरा आपको लिखना चाहिए। तो ये ट्रायंगल का एरिया भी हो गया। ग्राफ में इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी 3.2 एक्सरसाइज को डिटेल से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जब हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन बोर्ड के पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।